हिंदी काव्य जगत में समाज विषय बनता था। समाज किस तरह से बनता था विषय? आदिकाल में चले तो गढ़ और किला, किस पर हमला किया, कौन जीता, वह विषय बना। कभी सिद्ध संप्रदाय का समाज विषय बना, कभी नाथों का बना, कभी जैनियों का बना। यानी व्यक्ति वहां नहीं है, समाज है, संप्रदाय है। रीति काल में आते हैं तो दरबार विषय बन जाता है। भूषण के यहां राष्ट्रीयता विषय बन जाता है, विषय देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं भारतेंदु के यहां तो वहां भी देखते हैं कि व्यक्ति मौन है और राष्ट्र बोल रहा है। भारत की दुर्दशा वहां दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं द्विवेदी युग में तो समाज में सामंती रस्म रिवाज से कैसे मुक्ति मिले, इस दिशा में समाज की मर्यादा, नैतिकता को विषय बनाया जाता है। यानी कि व्यक्ति कहीं नहीं है, यदि है तो रीति काल में है। रीति मुक्त कवियों के यहाँ घनानंद ठाकुर, बोधा आलम जो हैं वे अपने सुख और दुख की बात रखते हैं। तो यहां से एक बात हम परंपरा से ले लेते हैं कि चलो वहां भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब सवाल है कि उस प्रवृत्ति से छायावाद की प्रवृत्ति मिल तो रही है, लेकिन अलग कहां है? क्योंकि छायावाद में जयशंकर प्रसाद ने रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। धोखा मिला है प्रेम में। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सगन बरसते, खिल उठते हुए मधुर रूप थे, मेरे जीवन स्मृति बेजते। मिला कहा वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। ये जो मैं के माध्यम से निराला करते मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निजबाई। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही। पंत कहीं कहते हैं बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। महादेव वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदरी, मैं का यह संबोधन यहां है। और रीति काल में हौं ब्रज भाषा में है, इसलिए वहां हौं शब्द का प्रयोग होकर के रीति मुक्त कवियों ने अपने बारे में लिखा। तो विषय प्रधान रचनाओं के दौर में रीति मुक्त कवियों ने व्यक्ति को स्वयं को विषय बनाया और छायावाद में आकर फिर वह प्रवृत्ति परवान चढ़ती है। और छायावाद की इस प्रवृत्ति के कारण इस काव्य का एक संदर्भ निर्मित होता है जिसे हम कहते हैं विषयी प्रधान। यानी विषय प्रधान नहीं, विषय मुख्य नहीं है, बल्कि जिसका विषय है वह मुख्य है। यानी कवि मुख्य हो गया, मनुष्य मुख्य हो गया, व्यक्ति मुख्य हो गया। अब अंतर कहां है? तो रीति काल में घनानंद आध्यात्म की ओर चले जाते हैं, लेकिन छायावाद में जयशंकर प्रसाद हूं, निराला हूं, पंत हूं, महादेवी हूं, ये मैं से शुरू तो करते हैं, लेकिन मैं तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि उस मैं से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर समाज, राष्ट्र, विश्व और मानवता तक से जुड़ जाते हैं। तो प्रवृत्ति यदि अतीत में देखें तो रीति काल में है वैयक्तिक अभिव्यक्ति की, लेकिन छायावाद की वैयक्तिक अभिव्यक्ति वाली जो प्रवृत्ति है या जो रुझान है रचनाकारों का, यानी विषय प्रधान के दौर में या विषय प्रधान की परंपरा में विषयी प्रधान रचना लिखने की जो प्रवृत्ति है वह रीतिकालीन कवियों की तरह आध्यात्म की ओर नहीं बढ़ती है, बल्कि मानव समाज, विश्व मानव समाज की ओर बढ़ जाती है। ये खासियत हो गई है, यह विशेषता हो गई। तो यह तो काव्य परंपरा में विशेषता हुई। अब छायावाद के कालखंड में यदि प्रसाद की वैयक्तिक अभिव्यक्ति को देखें, महादेवी की वैयक्तिक अभिव्यक्ति को देखें, पंत और निराला की, तो सभी एक दूसरे से जुदा है। प्रसाद प्रेमी कवि हैं, जबकि छायावाद में कोई भी प्रेमी कवि नहीं है, लेकिन प्रेम सौंदर्य सबके यहां है। पहला अंतर यह कि छायावादी काव्य विषयी प्रधान होने के बावजूद
प्रसाद में जिस तरह से व्यक्ति है उस तरह का व्यक्ति अन्य कवियों के यहाँ नहीं है, क्योंकि प्रसाद प्रेमी कवि, तो अपने प्रेम की, अपने सौंदर्य बोध की, अपने दुख पीड़ा कष्ट की बात करते हैं और उसके भविष्य के और उसका क्या परिणाम निकला, उसकी क्या दिशा रही आगे चलकर, उसकी बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की वैयक्तिक अभिव्यक्ति एक प्रवृत्ति है, तो वह उदात्तीकरण से गुजरता है। मतलब कि व्यक्तिगत स्तर पर जयशंकर प्रसाद अपने जीवन में जहां असफल रह गए, उस असफलता से ही वे रचनाकार के जो सामाजिक दायित्व बोध होते हैं, सामाजिक सरोकार होते हैं, उस दिशा में सफलता और सार्थकता की राह तलाशते हैं। कहते हैं पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही ये सब, तू फिर क्यों उठता है पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। अशोक की चिंता में आकर कहते हैं नील विषाद गगन में सुख चपलाशा दुख घर में। महादेवी वर्मा कहती है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुझ में ढूंढूंगी पीड़ा। लेकिन निराला यह नहीं कहते, कहते दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही। ये दुख से सीधे मुठभेड़ कर रहा है, यानी व्यक्तिगत जीवन के बारे में जब लिख रहे हैं, सरोज के बारे में, बेटी के बारे में, तो वहां दुख में सुख नहीं तलाशते हैं प्रसाद की तरह। दुख महादेवी की तरह निराला को पसंद नहीं है, पंत को भी दुख पसंद नहीं है। लेकिन जयशंकर प्रसाद जहां दुख को, व्यक्तिगत दुख को सुंदर बनाते हैं, महादेवी उसी में सौंदर्य की निर्मिति करती हैं, सौंदर्य की परिकल्पना करती हैं, उसी में जीवन की सार्थकता तलाशती है। वहां निराला इस दुख से आगे बढ़ते हैं, पंत आगे बढ़ते हैं। ये अंतर है। इसके आधार पर हम इस प्रवृत्ति की विशेषता, तो यदि प्रश्न बने कि जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रवृत्ति क्या है, विशेषताएं क्या है, इसे हम अलग अलग करके देख सकते हैं इस कोशिश में। तो पहली जो हमने बात रखी प्रवृत्ति में, वह है चित्रण की सूक्ष्मता, जिसके कारण इसे छायावाद नाम पड़ा। 16 से प्रारंभ हुआ जूही की कली रचना से, लेकिन प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में हम जयशंकर प्रसाद को लेते हैं, इसलिए कि छायावाद की प्रायः सारी की सारी प्रवृत्तियां जिन कवियों में सबसे पहले आती है, उन्हें हम प्रतिनिधि रचनाकार कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद है, और 16 से 18 से रचनाएं शुरू होती हैं और 20 में आकर मुकुटधर पांडे से छायावाद कहते हैं। यानी 4 वर्ष 5 वर्ष की उम्र में नामकरण होता है, और फिर 4 वर्ष बाद परिवर्तन जैसी कविता पंत लिख डालते हैं, और परिवर्तन में आकर दिखाते हैं एक तरफ प्रकृति का सौंदर्य है और दूसरी तरफ इस जगत का दुख है, विध्वंस है। हमें क्या देखना चाहिए, हमें किसको विषय बनाना चाहिए, सवाल करते हैं। तो इस तरह से वैयक्तिक या व्यक्तिगत सुख दुख प्रेम सौंदर्य को लेकर, अनुभव को लेकर जो रचनाएं रची गई, वह अन्य स्तंभ कवियों से भी, कवियों की अलग अलग है, और उससे आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वह सब में होते हुए भी वह प्रक्रिया अलग अलग है। इसे हम समझ लें। तो जयशंकर प्रसाद अपने प्रेम की बात करते हैं, प्रेम और सौंदर्य और वेदना एक साथ मिलाएं इससे। जहां सौंदर्य, जहां आकर्षण है यानी वहां सौंदर्य है, सौंदर्य है उससे प्रेम होगा। यदि व्यक्ति है तो फिर वहां संबंध नहीं टिक पाते हैं तो विरह होगा, वियोग होगा, फिर दुख होगा। लेकिन जहां व्यक्तिगत प्रेम नहीं है, वहां प्रेम और सौंदर्य की हमें झांकी देखने को मिलती है, झलक देखने को मिलती है। जैसा कि जूही की कली में देखते हैं कि पवन और कली पर नायक नायिका की चेष्टाओं का आरोपण करते हैं, और नायक नायिका कैसे आपस में मिलते हैं। एक जमाना था फिल्मों में कि नायक नायिका जब प्रेम भाव से भरने लगते हैं तो एक दूसरे करीब आते हैं, और आते 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 देखा जाता है क्या अंत में डायरेक्टर क्या दिखाते हैं, 2 फूल आपस में टकरा गए। यही तो है छायावाद। फूल की जगह हम कल्पना कर लेते हैं कि नायक नायिका एक दूसरे को चुम्बन दे रहे हैं, स्पष्ट।
तो नायक नायिका के माध्यम से निराला ने अपने प्रेम सौंदर्य के सुखद अनुभवों को व्यक्त किया। जयशंकर प्रसाद खुद प्रेमी कवि रहे, उनका प्रेम और सौंदर्य उनका निजी अनुभव बना। पंत के यहाँ इस तरह से व्यक्तिगत नहीं दिखा, लेकिन प्रकृति का सौंदर्य उन्होंने भरपूर लिया। तो कहीं प्रकृति का सौंदर्य, कहीं प्रकृति में नायक नायिका के परस्पर प्रेम सौंदर्य चेष्टाओं का अनुभव, और कहीं व्यक्तिगत प्रेम और सौंदर्य। तो यह प्रेम और सौंदर्य का चित्रण छायावाद की एक प्रवृत्ति है, लेकिन यह प्रवृत्ति अलग अलग भी है। जिस तरह से प्रसाद में है उस तरह से निराला में नहीं है, पंत में नहीं है। और महादेवी में यह बात बहुत बाद में आती है और उनका रूप प्रारंभिक स्तर पर रहस्यात्मक रह जाता है। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता लक्षित, कौन में प्यासे लोचनों में उमड़ घुमड़ उमड़ फिर घुमड़ता अपरिचित। ये कौन है? वह जिज्ञासा बस। अब इसमें कोई अर्थ निकाले किसी संसार का उनका कोई प्रेमी हो, या कोई निकालता है कि यह परमात्मा है, तो उस पर मैं बाद में आऊंगा कि उसकी हकीकत क्या है। तो यह प्रेम और सौंदर्य का काव्य बन जाता है छायावाद अपने प्रारंभिक दौर में। यह इसकी एक प्रवृत्ति हुई। जब वैयक्तिक अनुभूति की बात करते हैं तो प्रेम और सौंदर्य का काव्य बनता है, और प्रेम और सौंदर्य का काव्य बनकर भी प्रसाद के लिए अलग है प्रेम सौंदर्य, निराला के लिए अलग है, पंत के लिए अलग है, महादेवी के लिए अलग है। अब इसकी बात यदि हम आगे बढ़ें तो प्रेम तो आज भी कोई खुल्लम खुल्ला नहीं कहता है किसी को। अपनी उम्र वालों को भले ही कह दे आई लव यू, सी लव्स मी, ही लव्स मी वगैरह वगैरह, लेकिन घोषित तौर पर कोई माइक में आकर कहे कि मैं प्रेम करता हूं या करती हूं, बड़ा मुश्किल काम है आज भी। तो उस जमाने में भी मुश्किलें आई होंगी, और इस कारण से रचनाकारों ने प्रकृति का सहारा लिया। ध्यान देने की बात है, प्रकृति को सबने अपनाया। आज प्रकृति से हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया, जबकि मानव सृष्टि के साथ प्रकृति और मानव के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना। प्रकृति और मानव के बीच जन्म से एक कॉन्ट्रैक्ट बना, और आज वह कॉन्ट्रैक्ट था, और आज कॉन्टैक्ट वो समाप्त हो गया। हमारा प्रकृति से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। प्लास्टिक का पौधा लगाते हैं, फूल लगाते हैं, सुंदर सुंदर 3D पिक्चर लगाते हैं, 3D स्क्रीन लगाते हैं घर में, 3D बेडशीट लगाते हैं प्रकृति का। तो प्रकृति से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था मानव सभ्यता का, वह समाप्त हो चला है, और हमारा कॉन्टैक्ट इसीलिए खत्म हो गया। इसलिए वह सहजता, वह मानव हृदय की कोमलता आज हमें देखने को नहीं मिलती। हर जगह कृत्रिमता, आर्टिफिशियलिटी हमारे ऊपर हावी है। लेकिन छायावादी कवि प्रकृति के करीब जाते हैं। अंग्रेजी में कविता आती है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी यह संसार हमसे बहुत अधिक जुड़ गया है, या संसार हमारे जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए रचनाकार प्रकृति की ओर जा रहा है। रोमांटिसिज्म में वर्ड्सवर्थ वगैरह प्रकृति की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन यहां जो प्रकृति का सहारा लिया गया वैयक्तिक अभिव्यक्ति में, जहां नैतिकता बाधा उत्पन्न करने लगी, तब वहां प्रकृति का सहारा कवियों ने लिया। अब जैसे दो युवा साथी आपस में बात कर रहे हैं प्रेम और सौंदर्य की, और अचानक गार्जियन सामने आ जाए, तो तुरंत वे कहेंगे देखो उस फिल्म में वैसे हुआ, या देखो उस कहानी में, यानी कि अपनी बात को कहीं न कहीं फेंक देंगे किसी फिल्म या किताब या किसी भी दूसरी कहानी या घटना पर बचने के लिए। इसे कहते हैं बुजुर्गों के सामने मर्यादित रहकर अपनी जरूरतों को पूरा करना। तो छायावादी कवि भी पीछे कम थोड़े रहेंगे, और उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया। जब प्रसाद लिखने लग गए प्रेम पर खुल करके, और आंसू जब लिख गए, तब उनके एक मित्र ने कहा इसमें आप खुद को बचा नहीं पाए आंसू में,
क्योंकि आपने बहुत खोल दिया, लहर में आकर आप खुल गए। तो मुस्कुरा कर रह गए और कोई नहीं जान पाया कि उनकी प्रियतमा कौन है। पत्नी प्रियतमा हो जरूरी नहीं है, पत्नी तो एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत एक जीवन स्वरूप है पत्नी का। इसलिए वह प्रियतमा कौन है ना उन्होंने किसी को बताया, ना वो जगत जाहिर है, लेकिन जिसने ये प्रश्न किया था उन्हें तो मालूम होगा ही। अब छायावादी कवियों ने प्रकृति को सहारा बनाया। तो निराला ने जोही की कली लिख दी कविता, प्रसाद ने प्रकृति का सहारा लिया और कोमल किरण को ले लिया। एक इसी कविता में छोटा सा अंश है जिसमें रहस्यवाद ढूंढते हैं हमारे शिक्षक साथी भी, आलोचक भी, पता नहीं कहां से रहस्यवाद दिखता है। तुम हो कौन और मैं क्या हूं, प्रसाद कहते हैं तुम हो कौन और मैं क्या हूं, इसमें क्या है धरा, मानस जलधि रहे चिरचुंबित, मेरे क्षितिज उदार बनो। अब इन चार बहुत छोटी सी पंक्ति है। तुम कौन हो और मैं कौन हूं। जब यह जो कविता उनकी है कि आंख मिचौनी वाली जो कविता, और उसमें कहते हैं पहले अपनी हंसी दबाओ, अपने कपड़ों से, अपने आंचल को दांतों तले पकड़ करके, नहीं तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। हाँ, बेला बीत चली है चंचल बाहु लता में आ जकड़ो। किसको कहेंगे? पुरुष को कहेंगे तो गे समझे जाएंगे, से समलैंगिक समझे जाएंगे। किसको कह रहे हैं? चंचल बाहु लता में आ जकड़ो। तो यहां आकर रचनाकार का जब भाव खुलने लग गया, स्पष्ट होने लग गया, तो उसके बाद लिखते हैं तुम हो कौन और मैं क्या हूं, यानी तुम क्या हो मैं क्या हूं। यह मामला, यह बात कोई काम की बात नहीं है। मानस जलधि रहे चिरचुंबित, मानस रूपी सागर हमेशा चिरचुंबित रहे। चिरचुंबित मतलब लहरें हमेशा आकाश को छूए, यानी किसकी लहरें हमेशा ऊंचाई को छुए। मेरे क्षितिज उदार बनो। अब यह मेरे क्षितिज, क्षितिज किसको कहा गया है? क्षितिज का स्वरूप क्या होता है? जहां धरती और आकाश लगे कि मिल रहा है लेकिन मिलन नहीं होता है। ठीक वैसे ही जयशंकर प्रसाद की प्रेमिका, लगता था प्रसाद को कि जैसे उसके आलिंगन में आ रही है। कहते आलिंगन में आते 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 आते, ध्यान रखने की बात है। क्षितिज, आकाश और धरती मिलते 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 वहां पहुंचो तो लगता है वहां तो कुछ मिलन नहीं है। वैसे ही उनकी प्रियतमा को लगा, प्रसाद को लगा कि प्रेमिका आ रही है, आते आते आलिंगन में गले लगते लगते मुस्कुरा कर जो भाग गया, यानी को मिला नहीं। यह तो क्षितिज के समान ही हुआ, जो दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। क्षितिज में दिखता तो है कि हाँ आकाश धरती का मिलन हुआ, लेकिन वास्तव में वह होता नहीं। तो प्रेमिका भी महसूस हो रही थी कि वो मिलेगी, गले लगेगी, लेकिन वो तो मिली नहीं, गायब हो गई, हंसकर मुस्कुरा कर चल गई। तो ये विशुद्ध लौकिक प्रेम सौंदर्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रेम की असफलता की कविता है। अब इसमें आत्मा परमात्मा जबरदस्ती ठूसने लगते हैं आलोचक। बहुत बड़ी, मतलब ऐसी मूर्खता पर हमें हंसना चाहिए। कभी भी इसमें कोई यह न लिखे कि यह रहस्यवादी पंक्ति है। विशुद्ध लौकिक है, प्रेम की असफलता की यहां बात की गई है, लेकिन इसे एक दर्शन दे दिया गया। मैंने क्या कहा? दर्शन का रूप। तुम हो कौन और मैं क्या हूं, इसमें क्या है धरा, सुनो, इसमें कुछ नहीं है। मानस जलधि रहे चिरचुंबित। तो जानबूझ करके ऐसे प्रतीकों को लाया गया जिससे कि रचनाकार की वास्तविकता अमर्यादित ना हो जाए, बल्कि मर्यादित ढंग से रचनाकार अपनी वास्तविकता को जी ले और औरों को महसूस करा दे। इस कारण उन्होंने, इन कवियों ने प्रतीकों के रूप में प्रकृति के उपादानों का सीधे सीधे सहारा दिया। अब यहां ऐसा नहीं है पाश्चात्य साहित्य की तरह द वर्ल्ड इज टू मच विद अस,
इस संसार का हमारे जीवन में हस्तक्षेप इतना हो गया कि हम बोर हो गए और प्रकृति की तरफ चले गए। नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति में एक ऐसी बाधा पड़ने लगी जो द्विवेदी युग में मर्यादा का जो चलन आया, मर्यादा का जो दबाव रहा, उस दबाव में भक्ति काल में भी आदर्श का दबाव रहा, रीति काल में राजा के प्रेम सौंदर्य, राजा को खुश करने के लिए लिखा गया, भारतेंदु युग में राष्ट्र की चिंता की गई, द्विवेदी युग में मर्यादा की चिंता की गई। तो व्यक्ति की स्वाभाविक जो काम भावना है, ऐषणाएं हैं, वह तो दबी थी, इसे तो बाहर आना था। और इसे बाहर आने में जब नैतिकता बाधा महसूस हुई, तब प्रकृति के उपादानों का सहारा कवियों ने लिया। अब ध्यान देने की बात है कि पाश्चात्य स्वच्छंदतावाद से हमारे यहाँ जो छायावाद को स्वच्छंदतावाद यदि नाम बच्चन सिंह ने देने का प्रयास किया, तो वह कैसे अलग है। प्रवृत्ति है वहां प्रकृति को लेकर लिखने की, लेकिन यह प्रवृत्ति कैसे, प्रकृति जो है प्रवृत्ति को लेकर लिखने की प्रवृत्ति, वह कैसे खास बन जाती है, ये अपनी विशेषता है हमारी। अब इसी चेष्टा में क्या हुआ कि अपनी भावनाओं, अपनी चेष्टाओं का आरोपण हम प्रकृति पर करने लग गए। यानी मानव मन की भावनाएं, इच्छाओं, इन सबों का, चेष्टाओं का आरोपण प्रकृति पर जब किया जाने लगा, तो प्रकृति नहीं रह गई, पेड़ नहीं रह गया, बल्कि वह मानव जीवन की एक मूर्त झांकी बन गया। पेड़ या प्रकृति एक मूर्त रूप धारण करने लग गई मनुष्य जीवन की। इसे हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। और यह सब में निराला ने भी किया, प्रसाद ने भी किया। अब अंतर क्या है? मैंने पहले ही कहा कि इसको हमें तलाशने की जरूरत है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? पंत को कहते हैं। प्रकृति के कोमल पक्षों का चित्रण उन्होंने किया है वस्तुगत भाव से, अपनी चेष्टा भावनाओं को, मानवीय भावनाओं को उस पर रखा है। प्रसाद ने भी प्रकृति का सहारा लिया है। तो प्रसाद लेकिन सौंदर्य के सुकुमार कवि होते हैं, क्योंकि यहाँ स्त्री सौंदर्य भी भरपूर है, नारी सौंदर्य भरपूर है। तो प्रसाद प्रकृति के पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है और प्रसाद सौंदर्य के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति यहां भी है, सहारा है, आलम्बन रूप में है। सच पूछा जाए तो प्रकृति यहां आलम्बन रूप में है, और औरों के यहां प्रकृति क्या है? उद्दीपन रूप में। प्रसाद किसी के अंदर भावना को उद्दीप्त करने के लिए प्रकृति का सहारा नहीं लिया, अपनी भावनाओं को रखने के लिए लिया। जैसे हम कविता पढ़ते, पर्वत कहता शीश उठाकर मन में तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। हालांकि वे लोग कहते नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि पर्वत की ऊंचाई जैसे हमें कह रही हो कि हमें भी उनके जैसा होना है। इस तरह से प्रकृति की कोमलता की बात पंत कर दे रहे हैं। निराला जूही की कली में ले लेते हैं प्रकृति को, संध्या को सुंदरी बता देते हैं। वहां व्यक्तिगत कोई उपभोग की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रसाद में है। महादेवी की बात जब आती है तो मानवीकरण वहां भी हुआ है। तो प्रकृति महादेवी वर्मा के यहाँ कुछ खास तरीके से आ रही है। प्रसाद कभी नहीं कहते कि मैं पेड़ हूं, मैं फूल हूं। निराला नहीं कहते कि मैं पवन हूं, मैं कली हूं, मैं संध्या हूं। कहते हैं कहीं? निराला यह नहीं कहते, पंत भी नहीं कहते। लेकिन महादेव वर्मा कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं दीपक हूं, मैं वीणा हूं। यह जो एक बात है, तो प्रकृति महादेवी वर्मा के यहां जो आती है, तो प्रकृति के रूप को महादेवी वर्मा ग्रहण करती है। इसलिए प्रकृति से तदाकार की कवयित्री मानी जाती है। तत् धन आकार, यानी प्रकृति जैसा आकार धारण कर लेना। महादेवी वर्मा अपने समुचे व्यक्तित्व को प्रकृति बना देती है और फिर प्राकृतिक उपादान में तब्दील करके खुद को, अपना संदेश, अपनी बात सामने रख रही है। तो ये अंतर हुआ। तो प्रकृति चित्रण करना
प्रकृति को सहारा बनाना सारे कवियों में हम देखते हैं। यह प्रवृत्ति हुई, उसकी विशेषता क्या हुई? यही महादेव वर्मा अलग हो जाती है, पंत अलग है, निराला अलग, प्रसाद अलग। अब प्रकृति से आगे जब बढ़ते हैं तो प्रकृति के सहारे अपने प्रेम को, सौंदर्य को, दुख को, सबको इन कवियों ने व्यक्त किया, इसलिए प्रकृति का मानवीकरण हुआ। अब बात आती है दुख, तो दुख तो हर कवि के पास है। प्रसाद प्रेमी कवि हैं, दुखी नहीं होंगे ऐसा हो नहीं सकता। प्रेम करे या कोई दुखी ना हो, कभी हो सकता? होना ही है। महादेव वर्मा तो कहती है तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुझ में ढूंढूंगी पीड़ा, विरह का जलजात जीवन, विरह में ही जन्मा हुआ मेरा जीवन है। निराला कहते हैं दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही। पंत को इस बात का दुख है कि पूरी सृष्टि का विध्वंस हो रहा है, हम कौन सी प्राकृतिक सुषमा तलाशें। तो दुख तो सबके यहाँ है। कबीर भी दुखी थे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। दुख तो सभी के यहाँ। खास बात क्या है? तो दुख का विवरण, दुख की विवृति छायावादी काव्य की एक प्रवृत्ति है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, ध्यान देने की बात है। प्रसाद कहते हैं नील विषाद गगन में सुख चपला सा दुख घन में। सुख जो है चपला की तरह है, बिजली की तरह है, घन में यानी बादल में। जैसे बादल में बिजली है छिपी हुई, उसी तरह से सुख दुख में है, इसलिए दुख से दूर हम नहीं रह सकते। कबीर ने भी कहा बिरहा बिरहा मत कहो, विरह है सुल्तान। विचित्र बात है, लेकिन दुख को बुरा हम नहीं कह सकते, क्योंकि दुख में ही सुख का राज छिपा हुआ है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं महादेव वर्मा दुख में अपने अस्तित्व को तलाश लेती है, मिलन भी नहीं चाहती है, हमेशा दुखी ही रहना चाहती है। दुख में जन्म हुआ और कहती है तुझ में मैं दुख ही ढूंढूंगी। दुख उनको प्रिय है। तो छायावाद में दुख को मधुर बनाकर पेश करने की बात इन दो कवियों में खास कर है। लेकिन निराला सीधे सीधे दुख से लड़ते हैं। तो कहते हैं हम लोग, इसे कहा गया है कि जहां प्रसाद और महादेवी, खास करके ये दोनों, दुख को सुंदर बना करके एक शक्ल देते हैं, मधुर रूप रचते हैं दुख का, वे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया है। सर शायद लेफ्ट कर गए हैं। রাজু স্যার আপনি ওনাকে কল করুন, হয়তো উনি বুঝতে পারছেন না। सर कॉल कीजिए माजिद सर।
जी सर कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। एक मिनट। पकड़ो इसको, पकड़ो। सर कैमरा ऑन कीजिए। एक मिनट। लगा दो। পুনম তোমার মাইক্রোফোনটা মিউট করো, আনমিউট হয়ে আছে পুনম। लगा दो। देखो। हाँ, आवाज जा रही है? जी सर आ रहे हैं सर। मजीद, आपकी आवाज जी आ सर रही आ है? रहा है। आवाज जा रही है? आ रही है सर। हेलो, आवाज जा रही है? ठीक है सर, आ रही है। बहुत क्लियर। यस सर। मजीद, जी सर हाँ आवाज आ रही है तो? आ रही है सर, एकदम क्लियर आ रही है सर। ठीक है, ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे दुख की विवृति इस काव्य धारा की एक प्रवृत्ति है, लेकिन यह दुख जैसा जयशंकर प्रसाद में है, महादेव में है, वैसा पंत और निराला में
नहीं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो वेदना में है, यातना में है, वह दृष्टा बनता है। वह संसार को देखने की कला और देखने की जरूरत को महसूस करता है और उस संसार के दुख को देखने की एक अपनी पद्धति या कला भी ईजाद करता है। तो जो वेदना में है वह दृष्टा है। यह एक सैद्धांतिक सत्य है। और जब समाज की ओर देखता है तो समाज का दुख दिखेगा। अब उस समय का समाज कैसा रहा? तो भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, हम सभी जानते हैं। यानी गुलामी इन चारों स्तंभ रचनाकारों के दौर का एक हम कह सकते हैं मौलिक या अपनी दुर्दशा भले ही कह ले, लेकिन वही युग का सत्य था। यह युग बोध, समसामयिक उसका संदर्भ रचनाकार के यहाँ विषय बनते हैं। इसलिए छायावादी कवियों में अंग्रेजों के अधीन यानी हमारे गुलाम भारत का और उस भारत के विविध पक्षों को लेकर लेखन किया गया। सबने लिखा, जिसमें कुछ ने बहुत खुलकर लिखा तो कुछ ने अप्रत्यक्ष रूप से लिखा। तो भारत की जो वेदना में रहा, दुख में सभी रहे, और इस वेदना में आकर जब अपने परिवेश को देख रहे हैं तो परिवेश की दुर्दशा को देखने का सबका तरीका अपना हुआ अलग अलग, जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक राष्ट्रीय सरोकार। और इस सामाजिक राष्ट्रीय सरोकार का मतलब होता है जवाबदेही। तो सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकार की प्रक्रिया सबके यहाँ अलग अलग है। जयशंकर प्रसाद के यहाँ ऐतिहासिक धरातल पर है, महादेवी वर्मा के यहाँ वह मानवता के धरातल पर है, लेकिन निराला के यहाँ मानवता के धरातल पर कम, इतिहास के धरातल पर भी है और साथ ही साथ वर्गीय स्तर पर है। वर्ग मतलब निम्न वर्ग, मध्य वर्ग। यह जो वर्ग का विभाजन हम पाते हैं तो यहां पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, जमींदार वर्ग, किसान वर्ग। इसका मतलब है आर्थिक रूप से विभाजित वर्गीय समाज निराला के काव्य में मुख्य विषय बन जाता है धीरे धीरे। जैसे भिक्षु कविता है, तोड़ती पत्थर है, दान कविता है। पंत के यहां भी प्रगतिवादी चेतना आ जाती है। तो पंत और निराला को सीधे सीधे अंग्रेजों से टक्कर लेते हुए हम नहीं पाते हैं। ध्यान देने की बात है, यह स्वाधीनता संग्राम राजनीतिक पृष्ठभूमि में शिखर पर पहुंचने वाला है इस दौर में, लेकिन रचना में, इनकी रचना में सीधे सीधे अंग्रेजों का विरोध नहीं बल्कि पूंजीपतियों और जमींदारों का विरोध दिख रहा है। उच्च वर्ग का विरोध दिख रहा है, संपन्न वर्ग के प्रति विरोध की भावना दिख रही है पंत और निराला में। महादेवी तो मानवता के धरातल पर चल रही है और मानवता के तहत भारतीयता या भारतीय संस्कृति के प्रति वह चिंतनशील दिखाई पड़ रही है। लेकिन जयशंकर प्रसाद, तो बात मोटी सी है कि कैसे तत्कालीन समाज को, राष्ट्र को, उसकी यथास्थिति को सबने विषय बनाया। अब देखने वाली बात है कि जहां हम देखते हैं वैयक्तिक अभिव्यक्ति से प्रारंभ कर रहे हैं कवि, वह अब सामाजिक और राष्ट्रीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रचनाकार बन गए सबके साथ। यह जो व्यक्तित्वांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, लेखकीय व्यक्तित्व में कवियों का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, रूपांतरण दिखता है, यह एक
प्रवृत्ति के तहत है जो सब में है, लेकिन सबकी दिशा अलग अलग है। तो पंत और निराला एक तरफ दिखाई पड़ते हैं, महादेवी एक अलग किनारे और प्रसाद अलग किनारे। तो प्रसाद इतिहास को लेते हैं। इतिहास प्रेम प्रसाद में जो है कि भारत के जो मौलिक इतिहास लेखक हैं उनको भी प्रसाद जितना भारत का इतिहास का ज्ञान होगा, यह बात आ गई। तो हम देखते हैं महाराणा को लेते हैं, अशोक को लेते हैं, बुद्ध को लेते हैं, जयशंकर प्रसाद, शेर सिंह का सत्समर्पण है। फिर चंद्रगुप्त के यहाँ जाते हैं, वहां से चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटकों में जाते हैं तो लेते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो बढ़े चलो कहते हैं। तो राष्ट्र प्रेम कैसे जगा रहे हैं? अतीत में जाकर, इतिहास में जाकर, इतिहास के प्रसंगों को लाकर महाराणा को लाते हैं कि महाराणा की तरह आज हमारे देश में कौन है, क्योंकि उस समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर चढ़ा दिए गए, चंद्रशेखर आजाद को षड्यंत्र के तहत शिकार बना लिया गया। अब देश की रक्षा के लिए कोई नहीं दिख रहा है, तो प्रश्न करते हैं कौन लेगा भारी है, कौन विचलेगा नहीं। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन, ऊंची छाती कर मैं हूं मेवाड़ में। अब यह मेवाड़ का जो प्रसंग बनता है इतिहास में महाराणा के संदर्भ में, वह मेवाड़ का मतलब सिर्फ मेवाड़ नहीं है, राजस्थान का एक हिस्सा नहीं है, चित्तौड़गढ़ किला नहीं है। प्रसाद के लिए वह मेवाड़ पूरी भारतीयता का, भारतीय संस्कृति का, भारत राष्ट्र का अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो कैसे जयशंकर प्रसाद ने इतिहास को युग संदर्भ में एक नया अर्थ दिया और अपने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सरोकारों को निभाया। तो राष्ट्रीय सरोकार को सभी निभा रहे हैं, समसामयिक सरोकार या समसामयिक जवाबदेही को सभी निभा रहे हैं, लेकिन सबके तरीके अलग हैं। गौतम बुद्ध को याद करते हैं, बौद्ध धर्म आज विश्व धर्म बना हुआ है। चाइना, जापान को हिंदू राष्ट्र, तो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार हम देखते हैं। तो अशोक ने अपनी संतान तक को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। तो बौद्ध धर्म का निचोड़ क्या है? भाग लेगा कितना मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। हरिवरुणा की शांत कछार कविता है। हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हमारा मस्तिष्क कितना हिस्सा लेगा और हृदय कितना, उसका अनुपात क्या होगा। यह अनुपात यदि गड़बड़ हुआ तो पूरी सभ्यता, संस्कृति बीमार पड़ जाएगी। कोरोना से भी भयानक कोई बड़ा वायरस उसको ग्रस्त करेगा और यही हो रहा है कि इसलिए पूरी सभ्यता समाप्त, विकास की तो सभ्यता है लेकिन सांस्कृतिक विनाश की तरफ बढ़ रही है यह सभ्यता। विज्ञान यान पर यह सभ्यता नष्ट होने पर जा रही है। कहते हैं कि विज्ञान जरूरी है या अध्यात्म, मानवता, मानवीय संस्कृति। तो इसमें मस्तिष्क और हृदय की सहभागिता का अनुपात क्या होगा, इसको तय करें। उसके बाद कहते हैं छोड़कर जीवन का अतिवाद, अति। अब अति मतलब एक मोबाइल आया, ठीक है, लिए, और एक मार्केट में आएगा, वो भी लेंगे, ये अति हो गई। तो अति से बचना चाहिए। उसके बाद कहते हैं दुख का समुदय और उसका नाश, यानी दुख जन्म लेता है और वह समाप्त होता है। इसके पीछे क्या है? तो कहते हैं दुख का समुदय, उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। तुम्हारे कर्म ही सुख दुख लाते हैं और दुख को समाप्त करते हैं। हम अपने कर्म को देखें, यह एक बात आती है। अब यह कथ्य जो है उनका, यह जो मंतव्य है आज कितना खरा है आज के इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, यह एक विवाद का विषय है कि हमें सिर्फ अपने अच्छे कर्म करने से समाज सुखी हो जाएगा। आज बात ऐसी नहीं है, क्योंकि आज समाज के सुधार के लिए सरकार की ओर से नीतियां बनाई जाती है। उन नीतियों के विरुद्ध चाहे हम जितना अच्छा कर्म करें, हम जेल में डाल दिए जाएंगे। लेकिन उस समय तक के यदि रचनाकारों का सरोकार देखें तो इस तरह से उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रसाद का, मानवीय परिप्रेक्ष्य में महादेव वर्मा का और वर्गीय परिप्रेक्ष्य में
संपन्न और विपन्न आर्थिक आधार पर जो समाज बटा, उस संदर्भ में निराला और पंत के सामाजिक सरोकारों को हम देखते हैं। उनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव जगता है। तो राष्ट्रीयता का भाव एक जगह ऐतिहासिकता लिए हुए है, दूसरी तरफ मानवता को धारण किए हुए है, तीसरी ओर वर्गीय संदर्भों को धारण किए हुए है। इस तरह से 4 कवियों के राष्ट्रीय सामाजिक सरोकार 3 आयामों में मोटे तौर पर बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बाद जब आगे हम बढ़ते हैं तो अब बात आती है कि रचनाकार राष्ट्र तक पहुंच गए, अब राष्ट्र से विश्व तक पहुंचते हैं। निराला भी कहते हैं सरस्वती वंदना में जगमग जग कर दे, पूरे संसार को जगमग कर दे, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे संसार को। महादेव वर्मा कहती है विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये नहीं कहती है कि राजस्थान के ऊपर ले चलो हमको, मैं राजस्थान के ऊपर जाके बरसूंगी, नहीं, मैं भारत के ऊपर ही बरसूंगी, पाकिस्तान में वर्षा नहीं करूंगी। क्या ये बादल ये कहता है? चाइना पर नहीं करूंगी क्योंकि चाइना ने कोरोना वायरस भेज दिया, ऐसा क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है। पूरे विश्व के लिए कल्याण की कामना कर रही हैं अपने सामाजिक सरोकारों से आगे बढ़ते हुए महादेव वर्मा। हिमालय को देख रही है और हिमालय से प्रेरणा ले रही है, बदली से प्रेरणा ले रही है, दीपक से प्रेरणा ले रही है कि हमें हमेशा साधनारत रहना है और मानव मात्र के लिए। तो विश्व की ओर निराला भी विश्व की ओर चलते हैं। परिवर्तन कविता में ही पंत विश्व की चिंता में जुड़ जाते हैं कि पूरी सृष्टि कैसे ध्वंस की ओर बढ़ रही है। उनको वह चिंता सताने लग गई। सिर्फ भारत का ध्वंस नहीं हो रहा, भारत की संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति के कारण नष्ट नहीं हो रही है, बल्कि विश्व की मानव संस्कृति, मानव सभ्यता संकट में है। जो 1996 में एक बच्चे का जन्म हुआ है धरती पर और वो कहता है अपने आप को कि मैं मार्स से आया हुआ, मंगल ग्रह से आया हुआ हूं, जबकि मंगल ग्रह में जीवन कब था इसकी खोज नहीं कर पा रहे हैं विद्वान वैज्ञानिक। वो भी जीवित है, कहता है कि कक्षा में गया तो वो हमेशा वो आकाश गंगा बना रहा है, गैलेक्सी को बनाता। बोलता क्यों बना रहे हो तुम? तो बोलता मैं वहीं से आया हुआ हूं। और उसका नाश कैसे हुआ मंगल ग्रह का? तो वहां भी तकनीक इतना विकसित हो गया था, जैसे आज परमाणु बम है, इतने भयानक मिसाइलें हैं, यदि विश्व युद्ध छिड़ा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो कहता है कि वहां जैसे युद्ध छिड़ा और पूरा मंगल ग्रह जो बहुत ही विकसित सभ्यता को लिए हुए था नष्ट हो गया, वैसे ही पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। तो मुझे विशेष करके वहां से भेजा गया, यानी ये तय था कि मैं धरती पर आऊंगा और मेरी तरह से कई लोग मार्स के यहाँ धरती पर काम कर रहे हैं ताकि इस धरती को बचाया जाए। अब इसे हम क्या कहें, कल्पना कहें, क्या करें? लेकिन सचमुच में आज हम देख रहे हैं कि जैविक हथियार यदि मान लिया जाए कोरोना को, आया कहां से? ये प्राकृतिक तो लग नहीं रहा है। कैसे ये ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है? लग रहा है कि क्या होने वाला है। जिस दिन जैविक हथियारों से विश्व युद्ध लड़ा गया जाएगा तो क्या होगा मानव सभ्यता का? तो सभ्यता कैसे नष्ट होने जा रही है, इसकी चिंता कर रहे हैं कि सभ्यता का विध्वंस हो रहा है। तो अब छायावादी रचनाकार व्यक्तिगत विषय से आगे बढ़ते हुए समाज की ओर जाते हैं। जयशंकर प्रसाद भी लिखते हैं, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहां सृजन करते मेला से, ले चल वहां भुलावा देकर कविता में। यानी कि जो श्रम करता है वो श्रम ही करता रहता है, जो विश्राम में विश्राम ही करता रहता है। यह संतुलन नहीं है, यह बहुत बड़ा असंतुलन है, क्योंकि जो श्रम ही कर रहा है वह एक दिन विद्रोह करेगा, फिर संघर्ष होगा। तो श्रम और विश्राम का संतुलन होना चाहिए। सामाजिक सरोकार, राष्ट्र के बारे में सोचने लगते हैं, फिर विश्व मानवता के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इस तरह से छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों में सबसे पहले शैलीगत प्रवृत्ति आती है, जिसके कारण छायावाद दाम पड़ा। इसके बाद वैयक्तिक अभिव्यक्ति, जिसके कारण छायावाद काव्य
विषय प्रधान ना होकर विषयी प्रधान हो गया। तीसरा, विषयी प्रधान होने के कारण यहां हम प्रेम, सौंदर्य और वेदना के विवरण को पाते हैं, और इन तीनों में छायावाद के ही जो स्तंभ रचनाकार हैं, कवि हैं, वे कैसे एक दूसरे से अलग है वह देख पाते हैं। और इस दौर में फिर प्रकृति को जो विषय बनाया जाता है वह पाश्चात्य स्वच्छंदतावाद से भी अलग है, और इन छायावादी कवियों के यहाँ भी अलग अलग रूप में प्रकृति आ रही है, उसका मानवीकरण होता है। अब इसके बाद जब वेदना में है तो दृष्टा बनता है व्यक्ति, कष्ट में पड़ने पर इस समाज को हम याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो दुख सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। जाहिर सी बात है, जब दुख में पड़े तो हम बाप रे बाप बोलते हैं और पड़ोसियों को बुलाते हैं, समाज को देखने लगते हैं। तो व्यक्तिगत दुख, सामाजिक दुख जब रचनाकारों की नजर में आया तो धीरे धीरे वह राष्ट्र राष्ट्र विश्व की ओर पहुंचा, और उनकी रचना में फिर वैश्विक संदेश समाहित होने लग गए। अब उसके भी अपने अलग अलग प्रकार हैं, कोई मानवीय धरातल पर, कोई वर्गीय परिप्रेक्ष्य में, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, कोई अरविंद दर्शन से पंथ आगे बढ़ने लग गए। और इस तरह से राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चेतना आती है, और यह राष्ट्रीयता ऐतिहासिक धरातल पर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समृद्ध होती है, और यह संस्कृति राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यानी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता कैसे उन दिनों गौतम बुद्ध और अरविंद दर्शन, तरह तरह के दर्शन के माध्यम से पूरे विश्व के लिए उपयोगी साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे थे दर्शन, तो कैसे वैश्विक संदर्भ जुड़ जा रहा है, तो व्यक्ति से लेकर विश्व, मानवता तक रचनाकार पहुंचते हैं। ये इनकी मुख्य प्रवृत्तियां रही। अब अंत में मैं दो बातें सिर्फ रखूंगा कि इतना होने पर इसकी उपलब्धियां क्या रही इन प्रवृत्तियों की। यदि प्रश्न बन जाए प्रवृत्तियां, तो प्रवृत्तिगत उपलब्धियां होती हैं और प्रवृत्तिगत इसकी सीमाएं भी होती हैं, दोनों चीजें। तो प्रवृत्तिगत यानी शैली की सूक्ष्मता, चित्रण की सूक्ष्मता यदि एक प्रवृत्ति है तो उसकी सीमा क्या रही कि प्रतीक योजना इतनी अधिक कल्पना पर आधारित हो गई, क्योंकि प्रतीक बिना कल्पना के नहीं है, तो प्रतीक योजना के कारण कल्पना इस कदर हावी होने लगी छायावादी कविताओं पर कि लोग इससे दूर हटने लगे, कटने लगे कि अब वो कल्पना में हम नहीं रह सकते। सिर्फ मानवता का संदेश और मानवता उससे काम बनने वाला नहीं है। तब वे विचारधारा पर आने लग गए, और विचारधारा की तरफ जब बढ़े तो मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी दर्शन सामने आया, प्रगतिवादी साहित्य सामने आया। यह इसकी सीमा रही। दूसरा, इसकी उपलब्धि क्या रही? छायावादी कवियों ने जिस सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जिस सांस्कृतिक गौरव की उन लोगों ने बातें की, उस संस्कृति को समाज सुधारकों ने अपना विषय बनाया। लेकिन जिस राष्ट्रीय चेतना की बात की गई, कम से कम उस राष्ट्रीयता के नाते भारतीय एक साथ हुए, और ये जो भारतीयों की एकता जो रही विविधता के बावजूद, हम कहते हैं यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, तो भाषा, संस्कृति, धर्म, इनकी अनेकता के बीच जो आजादी के लिए राष्ट्रीयता का एक स्वर उभरा, वह राष्ट्रीयता बाद में चलकर राजनीतिक चेहरे को धारण करती है। और हम देखते हैं कि आजादी के बाद कैसे रचनाकार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अब अंग्रेजों के विरुद्ध लिखने की बात नहीं रह गई आजादी के बाद, बल्कि जिस सुख की कल्पना करके भारत को अंग्रेजों के हाथों से आजाद कराने की चेष्टा छायावादी दौर में शिखर पर पहुंचती है, वही चेष्टा आजादी के बाद सत्ता में जो नेता बैठे हुए हैं उनके विरुद्ध राजनीतिक चेतना पर बदल जाती है। यह उपलब्धि रही है। यदि छायावाद नहीं आया होता तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी साहित्य में
हिंदी काव्य में राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय एकता का वह स्वर आया होता? नहीं आया होता। उसको हटा दें, फिर आजाद हो गया देश। अचानक राजनीतिक विरोध प्रतिरोध की भावना राष्ट्र के स्तर पर कैसे निभ पाती अचानक? तो वह जो राष्ट्रीयता रही थी, वह देशभक्त जो पहले नेता थे, देश की सेवा करने वाले देशभक्त, वे आजादी के बाद देश का सेवन करने लग गए, सत्ता का सुख लेने लग गए। और पहले जो राष्ट्र प्रेमी थे, रचनाकार थे, उनका राष्ट्र प्रेम आजादी के बाद, जैसे दिनकर को ले लो, वह राष्ट्र प्रेम राजनीतिक प्रतिरोध में बदल गया। इसलिए कहते हैं, बोल दिल्ली तू क्या कहती है। अब दिल्ली को बोल रहे हैं। दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? हमारे नेता बैठे थे उस समय आजादी के बाद। धूमिल कहते हैं 20 साल बाद जनतंत्र का सूर्योदय नहीं हो पाया हमारे भारत में। जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, गणतांत्रिक संविधान है, व्यवस्था है, लेकिन जनतंत्र का सुख जनता को नहीं मिला। यानी कि छायावादी दौर की जो राष्ट्रीयता रही, वह छायावाद के बाद राजनीतिक प्रतिरोध का चेहरा धारण कर ले। और वह राजनीतिक प्रतिरोध को हम, उस राजनीतिक प्रतिरोध को हम राजनीतिक चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, राजनीतिक विरोध, विद्रोह के रूप में हम नागार्जुन में भी ढूंढते हैं, धूमिल में भी ढूंढते हैं, बाद के कवियों में भी ढूंढते रहे, रघुवीर सहाय में भी आज ढूंढेंगे। और आज भी वही परंपरा, यानी राष्ट्रीयता की जो परंपरा है, वह राजनीतिक चेतना के तहत निभाई जा रही है। इस प्रकार छायावादी दौर या छायावादी काव्य की जो उपलब्धियां रही, उसका विशेषकर राष्ट्रीय पहलू आज राजनीतिक पहलू में बदलकर हमारे लिए एक उपहार या हमारी समृद्धि का एक अनुपम स्रोत साबित हो रहा है। इसलिए अंततः यह हमारी उपलब्धि रही और उसकी सीमाएं रही, जिसके कारण छायावादी दौर का अंत होता है। और उपलब्धियां रही कि छायावादी चेतना का वर्तमान में कैसे राजनीतिक चेतना के तहत हम निर्वाह महसूस कर पा रहे हैं। तो मेरी बात इतनी रही। और अब मैं चाहूंगा कि यदि मैंने जितनी बातें रखी उसमें कहीं किसी को कोई असुविधा हो रही हो तो सवाल करें। धन्यवाद सर। आपको सुनकर कॉलेज के वे सुनहरे दिन याद आ गए। इसके लिए आपको तहे दिल से आभार सर। साथ ही जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, उनके मन में अगर इस विषय से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न है तो आप लोग सर से पूछ सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं है। सर ने भली भांति छायावाद की प्रवृत्ति विषय को बहुत ही स्पष्टता के साथ हमारे मन मस्तिष्क में उतार चुके हैं। इसके लिए मैं सर को फिर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजू कुमार सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। सर, आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक ठीक ठीक। अपनी बात को शुरू करने से पूर्व मैं स्वरचित कविता का पाठ करते हुए आगे बढ़ूंगा। शीर्षक है बाबा निराला से उधार। दुख ही जीवन की कथा रही, अफसोस जीवन की व्यथा रही,
जिस चिंता में मग्न रहा सदैव, उस चिंता से मुक्त न हुआ कभी। उस जीवन को जिस जीवन ने न समझा व्यथा, इस जीवन का तनिक। धन्यवाद ज्ञापन शब्द, मुझे लगता है कि यह शब्द आज के इस विशेष व्याख्यान को सुनने के बाद, यह शब्द मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं अपनी सर के बात से अब एक बात जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा। संपूर्ण सर की संपूर्ण बातों को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि छायावाद की प्रवृत्तियां विशेष व्याख्यान में दो धुरी, वह एक धुरु है श्रृंगार और दूसरा है आंसू, और इसके मध्य जो है वह है प्रकृति। जब हम छायावाद कवियों को देखते हैं तो छायावाद के चार स्तंभकार कवि के व्यक्तिगत जीवन पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो छायावादी एक भी कवि व्यक्तिगत जो उनका जीवन है वह व्यक्तिगत जीवन में सुखी नहीं थे। चारों के चारों कवि, ये हो सकता है कि दुख का जो डायमेंशन हो सकता है वो अलग हो, जैसे महादेवी का दुख अलग है, उनका पारिवारिक जीवन कुछ अलग है, निराला का पारिवारिक जीवन अलग है, जयशंकर प्रसाद और उसी तरह से सुमित्रानंद पंत। परंतु ये जो चारों कवि हैं, ये चारों कवि अपनी व्यक्तिगत जीवन से, व्यक्तिगत जीवन में इतने कष्टों से, इतने दुख से, इतनी विपन्नताओं से, इतनी समस्याओं से त्रस्त थे कि इनके जीवन में दुख ही दुख था। महादेवी एक वाक्य कहती है कि दुख जो है वह संपूर्ण संसार को बांध सकता है। तो इस दुख को छायावादी कवियों ने किस तरह से व्यक्तिगत दुख को राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर से वैश्विक स्तर पर उन्होंने परिणत किया, इसको हमने देखा। अब मैं सर की व्याख्यान की ओर आता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं किसी कक्षा में बैठा हूं और कोई शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं, और जहां तक माजिद सर ने कहा कि धन्यवाद ज्ञापन, तो मैंने पहले ही कहा कि धन्यवाद ज्ञापन तो शब्द मुझसे आज वह स्वीकार्य नहीं है, और इस विशेष व्याख्यान को सुनने के बाद धन्यवाद ज्ञापन शब्द का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि इस व्याख्यान को सुनने वाले सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी जो तन्मयता के साथ सुने होंगे, सर के व्याख्यान को, एक एक बिंदु को और छायावाद की प्रवृत्तियां को, मुझे लगता है कि वो जीवन के किसी कालखंड में नहीं भूलेंगे। साथ ही एक शिक्षक विद्यार्थी के होने के नाते मैंने भी सर के इस विशेष व्याख्यान से बहुत कुछ नई बातें सीखी, और इसीलिए मैं सर को धन्यवाद ज्ञापन नहीं करूंगा। मेरा विभाग और कॉलेज की ओर से, विशेषकर मेरा विभाग इस व्याख्यान के लिए और सर की प्रस्तुति के लिए, आगमन के लिए सदैव सदैव के लिए आभारी और ऋणी रहेगा। मुझे लगता है कि हम लोग के कॉलेज के और विभाग के किसी भी भविष्य के कार्यक्रम में सर का सहयोग मिलता रहेगा, और हम लोग कॉलेज की ओर से और विभाग की ओर से और जब सारे लोग जो उपस्थित है सभी लोगों से की ओर से, मुझे लगता है कि मैं जिस बात को रख रहा हूं उससे कोई भी उसमें उस बात से कहीं भी इनकार नहीं होगा सर को सुनने के बाद, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि सर को व्यक्तिगत रूप से सभी लोग फोन करके भी यह बात कहेंगे कि आज का जो व्याख्यान था वह अपने आप में बहुत ही बेजोड़ था। और जैसे कि मैंने कहा कि एक शिक्षक विद्यार्थी होने के तौर पर भी मैंने आपसे बहुत कुछ नवीन बातें सीखी, और आपका जो व्याख्यान प्रस्तुत करने का जो एक शैली था वह अपने आप में उच्च कोटि का था। इसलिए मैं अब विशेष बातें ना करते हुए मैं विभाग और कॉलेज आपका सदैव सदैव के लिए आभारी रहेगा, और विशेषकर विभाग ऋणी है आपको पाकर, और भविष्य के लिए आपकी सहयोगिता की कामना करता हूं। धन्यवाद।